सालों से तो एकदम बदहाली की स्थिति में है। न रोजगार है, न कारोबार है और न ताना है न बाना है। दीदार चौक में है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनको 25% हमारे गिरफ्तार को बढ़ा के देना है। जब वो बढ़ा के देंगे तो हम अपने कारीगर को भी बढ़ा के कि देखिए ये 5 सालों में जो गवर्नमेंट आई, इसकी गवर्नमेंट में किसी वर्ग को भी किसी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं, कोई सहायता नहीं मिला। पूरी फीस देना हुआ, एडमिशन फीस देना पड़ रहा है फिर से। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज में भी सब कुछ लागू है। गवर्नमेंट सिर्फ बात करती है। गवर्नमेंट के हाथ में था हाउस टैक्स माफ़ कर देना चाहिए था 1 साल या 2 साल का, या वाटर टैक्स, इन्होंने कोई सब्सिडी या कोई छूट नहीं दी। और अभी की करंट हालात ये है कि सारी चीज़ों को एक्स्ट्रा आदमी लगाकर वसूली के लिए प्रेशर बनाया जाता है। तो रोज़गार का मुद्दा है हमारे यहाँ। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम है। आप बताइए कि हर जगह स्कूल कॉलेज की फ़ीस बढ़ा दी गई है और ये कहते हैं हम लोगों की मदद कर रहे हैं 5 किलो चावल। या हमारा हाउस टैक्स, पानी, वाटर टैक्स या बिजली की बिल कितनी माफ़ की। अब ये है कि बार बार लॉकडाउन लगता है, कुछ लोगों को गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, उनका तो विकास हो रहा है, मगर सारे लोगों का तो कार्ड है नहीं। सबका साथ और सबका विकास, तो उनके जो पार्टी के लोग हैं उनका विकास तो हो रहा है, बाकी कोई विकास नहीं। सिर्फ 5 किलो अनाज से कुछ होने वाला है। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं तो कौन बताएगा कि हमें कई गैस सिलेंडर फ्री दिया गया। प्रदेश का जो चुनाव है ये रोजगार के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, ये सरकार इसी में जा। जो ताना बना है, अगर जब बनारस में हिंदू ताना है तो मुस्लिम बाना है, तो एक जो गंगा जमुनी तहजीब की जो परंपरा है बनारस से ही पूरी दुनिया में जाती है और ये बुनकर से ही जुड़ा हुआ एक निज़ाम है। बनारस का घाट, बनारस की गलियां, बनारस के खाने के साथ साथ यदि कुछ मशहूर है यहाँ की तो वो है बनारसी साड़ी। नमस्कार, चुनावी चकल्लस में आज मैं मौजूद हूँ यूपी के बनारस के जलालीपुरा इलाके में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं बुनकर, इनका व्यवसाय है कपड़ों को बुनना, साड़ियों को बुनकर तैयार करना। ऐसे में आज हम लोग इस चुनावी दौरे में, हमारा जो टीम है न्यूज़ सुपर 7, वो यूपी विधानसभा को कवर करने के लिए जो हमारा प्रोग्राम है चुनावी चकल्लस, उसके तहत आज हम लोग जलालीपुरा में मौजूद हैं। और आप पीछे देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये उस उम्मीद के साथ हमारे कैमरा और हमारे माइक की तरफ देख रहे हैं कि इनकी बातों को सुना जाए और इनके क्या मुद्दे हैं, इन्होंने कैसे अपने जो इनका व्यवसाय है, बेसिक इनका व्यवसाय है कि ये कपड़ों को बुनते हैं, कपड़ों को तैयार करते हैं, उसके बाद मार्केटिंग करते हैं और अपना जीव को पार्जन करते हैं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे जो मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले मुद्दा क्या है। सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ सुपर 7 में स्वागत है। भैया, मैं हाजी वकाद अंसारी, पार्षद है, बुनकर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। ये आज हम लोग जलालीपुरा मोहल्ले के सारे हमारे सरदार साहबान हैं, यहाँ के सारे बुनकर समाज के लोग हैं। ये बुनकर बहुत क्षेत्र है बनारस। एक मान लीजिए तो बनारस का जो ताना बना है, अगर जब बनारस में हिंदू ताना है तो मुस्लिम बाना है, तो एक जो गंगा जमुनी तहजीब की जो परंपरा है बनारस से ही पूरी दुनिया में जाती है और ये बुनकर से ही जुड़ा हुआ एक निज़ाम है। और जैसे आपने मुद्दा बताया, मुद्दा देखिए बुनकर बहुत ही परेशान बदहाल है पिछले कई सालों से, और ज़्यादातर 7-8 सालों से तो एकदम बदहाली की स्थिति में है। न रोज़गार है, न कारोबार है और न ताना है न बाना है। पहले हुआ करता था कि कुछ रॉ मटेरियल बाहर से आते थे, चाइना से रेशम आता था, तो उस पर पूर्व की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, तो वो सब्सिडी देती थी 30%, तो हमें ताना कुछ सस्ते मिल जाते थे। अब तो हमें ताना बाना जो है महंगे मिलते हैं। अगर हमें धागा खरीदना हो तो हम उसको नगद खरीदते हैं और महंगा खरीदते हैं। हमारे बुनकर समाज खरीद के, महंगा खरीद के, और हम जब उसको बुनते हैं, हमारे जो गिरफ्तार हैं, हमारे बुनकर हैं, और उसको जब बुन के तैयार करते हैं
तो महंगा तैयार होता है। और यह हमारी जो कला होती है ना, बनारस की हाथों की कला है, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। उस कला को जब उतार के पिरो के जब आते तैयार साड़ी तैयार होती है तो उसको कहा जाता है बनारसी साड़ी। और बनारसी साड़ी को जो दाम है, जो हम ताना बाना महंगा खरीद के उसको तैयार करते हैं, वो रेट हमें नहीं मिलती है। और जब बुनकर उसको बिनता है, जो कारगर बिनता है, उसको वो मजदूरी नहीं मिलती है। तो हमें जब आगे से जब हमारे गिरफ्तार को रेट, जब उनके हिसाब से जो लागत है उस लागत से रेट नहीं मिलती है तो बुनकर को मजदूरी नहीं मिलती है। तो परेशानियाँ इस कदर हैं, ना अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना पाल सकते हैं, ना जीविका चला सकते हैं। तो समस्या इतनी है। सबसे बड़ी और मार पड़ी तब कि जब बिजली विभाग आए दिन छापा डाल के और उनको परेशान करती रहती है, जबकि पूर्व में 2006 से फ्लैट रेट की बिजली की व्यवस्था चल रही थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी। दोनों सरकार ने मिलकर एक बुनकरों की बदहाली को देखते हुए, जो बुनकर पलायन कर रहे थे, जो कारोबार यहाँ नहीं था, उनको अपने बच्चों को परवरिश करना था, पढ़ाना था, लिखाना था, कोई सूरत चला गया, कोई चंडीगढ़ चला गया, कोई पंजाब चला गया, कोई महाराष्ट्र चला गया, कोई भिवंडी चला गया, उनको रोकने के लिए फिर सरकार ने योजना बनाई, एक फ्लैट रेट योजना 70 रुपये के हिसाब से बिजली की दी। लेकिन आज की जो सरकारें हैं उस पर डाका डाल रही है। लेकिन सर ऐसा सुनने को आया है कि आप बुनकरों के जो मजदूरी भत्ता है सर, उसको बढ़ाए जाने के लिए कल ही एक बैठक हुआ जिसमें बात किया गया कि 12 से 14% उसका इजाफा किया जाए। और आपके जो लोग हैं उनमें बहुत ऐसे लोग थे जो कि वहाँ पे मौजूद थे। तो क्या बात हुआ उसके बारे में, क्या पता चला आप लोगों को? देखिए, हमारे बनारस की एक बहुत बेहतरीन परंपरा है, बुनकर बिरादराना तंजीम। हमारे यहाँ सरदार और महतो की एक निज़ाम चलता है और वो हमारे सरपरस्त होते हैं। वो लोग जो फैसला कर लेते हैं, जो एक ऐलान करते हैं कि जैसे कल हुआ एक मुर्री बंद का ऐलान हुआ, उसमें वो फैसला आपस का था। जैसे हमारे बुनकर की जो मजदूरी बढ़ानी है वो हम ही बढ़ाएंगे, हमारे बुनकर गिरफ्तार बढ़ाएंगे और उनको देना है, वो आपस की तरह हम ही से मांगती। तो हमारे बुनकर समाज के थे, बुनकर 14 के थे, 22 के थे, 5 के थे, सारे सरदार तंजीम के सरदार थे। उन्होंने बुनकरों की परेशानी को रोकते हुए, उनकी पलायन को रोकने के लिए उन्होंने जो मजदूरी थी बुनकरों की 20% उन्होंने बढ़ाने का ऐलान किया कि बुनकर जो जितने गिरफ्तार 20% अपने कारीगर को बढ़ा देंगे। और जो उनकी माल तैयार हो रही है उस माल को तैयार करके 25% ज़्यादा करके आगे बेचेंगे। जो गद्दीदार चौक में है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनको 25% हमारे गिरफ्तार को बढ़ा के देना है। जब वो बढ़ा के देंगे तो हम अपने कारीगर को भी बढ़ा के देंगे। और उसमें जिसे होता है कि जब गिरफ्तार ताना बाना देता है हमारे बुनकर भाई को, तो वो जो तानी जब जोड़ता है उसको मिलाता, तानी जोड़ने के जो खर्च आएगा वो हमारा बुनकर देगा। और लेकिन जो मेल होता है, जो डिज़ाइन आप देखते हैं ना, साड़ी उसमें बनती है, डिजाइनिंग होती है, वो डिजाइनिंग का खर्च हमारा गिरफ्तार उठाएंगे। ये 4-5 जो हमारे उस दिन तो इस प्रस्ताव में पास हुए हैं और बुनकर के हक में हैं। जैसे कि आपने सुना, अभी ये बता रहे थे कि किस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो मजदूरी भत्ते हैं उसमें कोई इजाफा नहीं किया जा रहा है। सरकारें भी उस तरीके की पहल नहीं कर रही है जिससे इन बुनकरों का व्यवसाय बढ़े, इनका जीविकोपार्जन का साधन बढ़े और ये अपने बच्चों को शिक्षित कर सके। आइए हमारे साथ एक और यहाँ पे वृद्ध मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से शायद बता सकते हैं हम आप सबको और हमारे दर्शकों को कि कितना मुश्किल हो रहा है बुनकरों के लिए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना और किन समस्याओं से इनको सामना करना पड़ रहा है इनको और क्या क्या मजबूरियां हैं। आइए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सर बताइए आप कि जो पहले का समय था जब आप लोग कपड़े को बुनते थे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं, उस समय हथकरघा का यूज़ किया जाता था, हाथों से कपड़ों को तैयार किया जाता था। लेकिन आजकल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक वाली सिस्टम हो गई है जिसमें आपको बिजली बिल भी देने पड़ते हैं। और कितना सहूलियत हुआ है पहले से आज में? सहूलियत क्या हुआ ये है कि पहले तो सब्सिडी सरकार देती थी, आज कंडीशन ये है कि वो बार बार बंद करने के कगार पे है। हम लोगों ने उसकी बहुत लड़ाई लड़ी लखनऊ तक और अभी भी उन्होंने फर्जी जो है सेटलमेंट किया हुआ है कि चलिए हम फ्लैट रेट पर कर रहे हैं, मगर कोई ओरिजिनल बात नहीं है। तो ये तो एक अलग प्रॉब्लम है। मगर आज महंगाई पहले से 3 गुना हो गया और समस्या ये हो गई कि ये बुनकर की हालत ये है जैसे एक फार्म का मुर्गा होता है, उस तरीके से आदमी जो भी कमाता है सिर्फ उसी को खाने में लगा हुआ है। इतना वो कमा ही नहीं पाता
कि कोई और इधर या उधर कहीं भी देख सके, सिर्फ खाने में लगा हुआ है, वही उसकी ज़िंदगी है। लेकिन सर आपने देखा होगा और हम आपको बता दें कि ये बनारस हमारे भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र रहा है और आज भी है, और उनका यही कहना है कि हम सबका विकास कर रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास का बात करते हैं। फिर ऐसे में ये स्थिति क्यों? सबका साथ और सबका विकास तो उनके जो पार्टी के लोग हैं उनका विकास तो हो रहा है, बाकी कोई विकास नहीं है। अब ये है कि बार बार लॉकडाउन लगता है, कुछ लोगों को गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, उनका तो विकास हो रहा है, मगर सारे लोगों का तो कार्ड है नहीं, तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। और महंगाई इतना है, पहले माल एक्सपोर्ट जाता था, विदेश में जाता था, कांग्रेस थी तो 5% एक्सपोर्ट ड्यूटी लेती थी, इन्होंने उसको बढ़ा करके 35% कर दिया, और जब 35% कर दिया तो ऑल वर्ल्ड में माल यहाँ का जाना बिल्कुल धीरे धीरे बंद हो गया। अब समस्या ये है कि एकदम रेशम की कोआ की तरह कंडीशन ये है कि आदमी उसी में जो है अंदर अंदर घुट के मर जाने वाली बात है, ना कहीं माल जा रहा है बाहर, ना आ रहा है। और कंडीशन ये है कि मटेरियल तो महंगा है ही है, मगर माल भी तो जाए, माल कहीं नहीं जा रहा है। कुछ होगा, जो एक्सपोर्ट 60-70% होता था, यहाँ से माल विदेश जाता था, आज उसकी कंडीशन है कि 2-3% जा रहा है। तमाम दिल्ली में, गाज़ियाबाद में तमाम ऑफिस थी जो एक्सपोर्ट का काम करती थी, सब बंद हो गई। ये कंडीशन है, यहाँ का माल जाता था, मगर अब वो उस लायक नहीं है कि वो यहाँ का माल ले। अब यहाँ की जो लोकल मंडी है वो कितना माल खपा पाएगी, तो कंडीशन बहुत ख़राब है एकदम। ये समझिए कि फार्म की मुर्गा की कंडीशन है, सिर्फ खाना है और कुछ नहीं करना है। अगर कोई बीमारी आ जाए, कोई वजह पड़ जाए, तो या तो अपना वो मकान बेचे या किसी से कर्ज ले। अब कर्ज तो कोई देने लायक है भी नहीं इस टाइम, कंडीशन ये हो गई है। लॉकडाउन में 2 मरतबा लॉकडाउन हुआ, कोई ख़ास उसका। अब क्या 5 किलो गेहूँ सिर्फ चावल खा लेने से आदमी जिंदा, जो पैसा मिलता भी है, अगर 500 रुपया किसी को मिलता भी है, तो उससे चटनी भी आदमी नहीं, चावल पे चटनी भी डाल के नहीं खा सकता। लेकिन सर मोदी जी, जो आपने हम सब ने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐसी पेंडेमिक थी जिसे हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। कोरोना का फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़, दोनों फेज़ में सरकार ने तो बात किया है कि हम सबका ध्यान रख रहे हैं, सबको खाने के लिए अनाज दे रहे हैं, या हर लोगों को वो सुविधाएं दे रहे हैं जिससे कि उनका जो बेसिक दिनचर्या है वो सही से चल सके। फिर आप कैसे कर रहे हैं कि इस तरीके की बातें हो रही हैं? मतलब सिर्फ चावल खा लेने से या गेहूं खा लेने से तो काम चलता नहीं। उसके लिए अगर गवर्नमेंट, और भी विदेशों में कोरोना लॉकडाउन आया तो वहाँ 15-15 हज़ार रुपया हर परिवार को मिला, या यहाँ तो अगर सारा भी जोड़ लीजिए, दोनों लॉकडाउन के लेकर के या कोरोना के लेकर के, तो 3-4 हज़ार रुपया से ज़्यादा नहीं बनता। तो कंडीशन ये है कि सिर्फ चावल खा लेने से काम नहीं बनता। और चलिए, इन्होंने कहा कि सर केवल चावल खा लेने से ही हमारा काम नहीं चलता है। देखिए, विधानसभा चुनाव है अभी उत्तर प्रदेश में, और 2 बड़ी पार्टियां जो कि कांग्रेस और सपा के नाम से जानी जाती है। वर्तमान स्थिति ये है कि दोनों अलग अलग हो चुकी हैं। ऐसे में क्या है यहाँ का मिजाज और क्या है चुनावी मिजाज, क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो उनका मिजाज जानने के लिए है न्यूज़ सुपर 7 अपनी इस मुहिम के साथ हर जगह पे जाएगी और अलग अलग लोगों से भी आपको मिलवाएगी। जी, एक बात बताइए भैया, सिर्फ 5 किलो अनाज से कुछ होने वाला है? अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कौन बताएगा कि हमें कई गैस सिलेंडर फ्री दिया गया, या हमारा हाउस टैक्स, पानी वाटर टैक्स या बिजली की बिल कितनी माफ़ की गई? माफ़ नहीं हुआ, माफ़ नहीं हुआ सर, माफ़ नहीं हुआ। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री तो दावा करते हैं कि बहुत विकास कर दिया, हमारा भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है, हमारा भारत एक विकासशील और विकसित देश के तरफ जा रहा है। फिर ऐसे में ये सारी बातें क्यों? -38% DGP पे आप विकसित देश की बात करते हैं, जो अब बांग्लादेश, जिसका 1% लोग बहते, जिसकी टके की औकात नहीं थी, लोग एक मुहावरा देते थे कि अबे टके की औकात नहीं है, बात क्या करोगे। आज वो हमारी करेंसी के बराबर चल रहा है। अब बताइए, प्रधानमंत्री की बात को जुमला माने या हकीकत में? आप बताइए, आप तो खुद ही उसी में। सर, चुनावी मुद्दे अब बताइए।
थोड़ा सा हम लोग चुनावी रंग पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे संविधान की एक बड़ी सुंदरता है, जिसमें ये सारे लोग जो कि आपको दिख रहे हैं हमारे कैमरे में, इन्हीं लोगों का हक है, इन्हीं लोगों का अधिकार है। और यही लोग उन हर एक राजनीतिक पार्टी को, चाहे वो हमारे योगी जी हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों या बाकी अन्य लोग हों, उनको वो हक देता है कि वो एक कुर्सी पे बैठे और उस कुर्सी पे बैठ के हमारे लिए काम करे। तो क्या है चुनावी मुद्दा इस बार आपके क्षेत्र का? सबसे बड़ा तो रोज़गार का मुद्दा है हमारे यहाँ। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम है। आप बताइए कि हर जगह स्कूल कॉलेज की फ़ीस बढ़ा दी गई है और ये कहते हैं हम लोगों की मदद कर रहे हैं 5 किलो चावल से। अच्छा, ये बताइए, कोरोना काल में बच्चों का जो फ़ी था, जैसे कि निजी विद्यालय थे वहाँ पे बच्चों से फ़ी भी लिया गया, स्कूल बंद भी था, तो कहाँ तक आप लोगों को कुछ सहायता मिला इस मामले में? सहायता नहीं मिला, कोई सहायता नहीं मिला। पूरी फ़ीस देना हुआ, एडमिशन फ़ीस देना पड़ रहा है फिर से। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज में भी सब कुछ लागू है। गवर्नमेंट सिर्फ बात करती है। गवर्नमेंट के हाथ में था हाउस टैक्स माफ़ कर देना चाहिए था 1 साल या 2 साल का, या वाटर टैक्स, इन्होंने कोई सब्सिडी या कोई छूट नहीं दी। और अभी की करंट हालात ये है कि सारी चीज़ों को एक्स्ट्रा आदमी लगाकर वसूली के लिए प्रेशर बनाया जाता है। अब बताइए, कोरोना काल से अभी पब्लिक खाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाई है, बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाई है। और अभी जो है आप यहाँ पे रहेंगे, देखेंगे बिजली विभाग के लोग आएंगे, 10-10 लोग आएंगे, पानी विभाग के लोग आएंगे, सारे लोग आते हैं और कि भाई आपका 2 साल का बाकी है, पहले दीजिए, नहीं हम कनेक्शन काट रहे हैं। इस तरीके की समस्याएं हैं। आइए हम लोग जानेंगे कि जो सर आपके हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका कहना है कि हमने भी सबको उनका हक दिया है, उन लोगों तक वो विकास का एक धारा प्रवाह किया जिसमें वो बह रहे हैं और अपने रोज़गार का सृजन कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको बता दूं कि उनका कहना था कि एक स्वरोजगार को स्थापित किया जाए। एक तरफ बात किया जाता है कि हम खुद से कोई व्यवसाय करें, अपने आप को स्टेबल करने का कोशिश करें, और दूसरी तरफ इन बुनकरों का जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो इनसे बात सुन रहे हैं कि सर बिजली का रेट बढ़ाया जा रहा है, कपड़ों का जो मार्केटिंग है वो नहीं हो पा रहा है, जिससे कि इनका जो रोज़गार का प्रतिदिन का पैसा है, जो मजदूरी भत्ता है, वो नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, मैं जलालीपुरा में, जैसे आप मीडिया के लोग आए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, ये रोज़गार के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, ये सरकार इसी में जाएगी। क्योंकि बुनकरों का जब से ये फ्लैट रेट का मामला ख़त्म हुआ, तो बुनकरों ने काफ़ी संघर्ष किया और बहुत हद तक गया कि किसी के घर में आप चले जाइए, जाके देखिएगा, उनसे पता करिएगा, औरतों का गहना गुड़िया बेच के उन्होंने अपने कारोबार को खड़ा किया है। तो ये सरकार जब से आई तो समझ लीजिए बुनकरों का पूरा कारोबार पूरे उत्तर प्रदेश में चौपट कर दिया गया। उसके बावजूद पूरे मोहल्ले में लॉकडाउन के दरमियान जो अनाज सबको मिलना चाहिए था, वो अनाज ऐसे तरीके के मिला, अगर हम किसी गरीब को अगर दे दिया जाए कि लो अपना काम चला लो, तो वो अनाज ऐसा था कि कोई लेने को भी तैयार नहीं था। चना 1 किलो जो दिया जाता था, चना तो समझ लीजिए कि जानवर भी उसको नहीं पूछेगा। तो सरकार देखिए, यहाँ यही मुद्दे पे सरकार जाएगी, क्योंकि अब जो यहाँ का उत्तर प्रदेश है, यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक बनारस का या उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। जब तक परिवर्तन नहीं होगा, बनारस और उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। तो 5 साल में कितना विकास और कितना बाकी? स्टेट एंड फॉरवर्ड सवाल आपसे यही है कि 5 साल में आपने अपने क्षेत्र को लेके कितना विकास देखा है? ऐसा है सर कि देखिए, ये 5 सालों में जो गवर्नमेंट आई, इसकी गवर्नमेंट में किसी वर्ग को भी किसी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बुनकर परेशान है, किसान परेशान है, टीचर परेशान है, BSNL परेशान है, और इनके पास, सरकार के पास जो अपना फंडामेंटल होता है कि हम इससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे, वैकेंसी देंगे, नौकरी देंगे, जो लड़का पढ़ के आ रहा है उसको डॉक्टर की सीट देंगे, इंजीनियर की सीट देंगे, ICS में, PCS में जो आ रहे हैं उनको सिलेक्शन करेंगे। तो 2014 के पहले आप देखेंगे अगर रिकॉर्ड उठा के, तो मेरा मानना है कि इतनी PCSJ की परीक्षा कैंसिलेशन नहीं होती थी। आज पेपर हो रहा है, 10 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, कैंसिल हो जा रहा है।
तो इतने सारे जो स्टूडेंट्स पढ़ के आ रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं, और जब उनको उसका रिजल्ट मिलना है तो आप उस परीक्षा को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो उनका 200, 250, 500 रुपया जो डाक द्वारा या मुचलके के द्वारा जो आपके पास पहुंच रहा है, एक तो उनका वो पैसे का लॉस हो रहा है, उसके बाद एक ही चीज़ के लिए वो 10-10 बार प्रयास कर रहे हैं। आज 8 महीने से लमसम 8 महीना साल भर कह दिया जाए, किसान हमारे देश का जैसे परेशान है, उसी तरीके से यहाँ 5 साल से हमारे बुनकर भाई परेशान हैं। कितनों की लूम बिक गई, कितनों का करघा बंद हो गया, और 45% बुनकर बनारस छोड़ के गुजरात, अहमदाबाद प्लान कर चुके हैं, बेंगलोर। जब सर मेरा ये कहना है कि सेकुलरिज्म, अगर हमारा संविधान कहता है कि भारत सेकुलरिज्म है, तो इसको सेकुलरिज्म ही बना रहने दिया जाए, चाहे वो कार्यपालिका किसी की भी हो। लेकिन ये 5 सालों में जो कार्यपालिका आई है, ये सिर्फ ध्रुवीकरण करके और धर्म के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रही है, और इस अपनी पार्टी को चलाने के लिए भी जनता के पॉकेट से पैसा निकालने की कोशिश कर रही है, और यही देखने में आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में हम विकास की बात क्या करें सर? इनका साफ तौर पे यही कहना है कि हमारा भारत जैसा है, हमारा देश जैसा है, हमारा बनारस जैसा है, हमारा यूपी जैसा है, वैसा ही रहने दें, इसको छेड़छाड़ ना करें। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, और कुछ वो लोग भी हैं जो कि देखिए अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे कैमरा की तरफ देख रहे हैं। आइए हम उनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये भी हमारे कल के भविष्य हैं। आज का छोटा बच्चा कल का भविष्य है, तो इनसे भी बात करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्या नाम है बाबू? वारिस मुस्तफ़ा। पढ़ाई करते हैं? हाँ। किस क्लास में अभी? मौलवियात पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि पढ़ने में मन लगता है? जी लगता है। आसपास तो बहुत ये खटखट खटखट की जो आवाज़ें सुनाई देती हैं, ये क्या है पता है आपको? बुनकर। वो क्या बजता है? वो क्या, उससे क्या होता है पता है आपको? नहीं पता है? देखिए आपके आसपास जो ये घर दिख रहे हैं, ये आपके आसपास के लोग हैं, तो जो खटखटाहट की एक मशीन सुनाई दे रही है, उससे क्या बनता है पता है आपको? हाँ, क्या बनता है? कपड़े। कपड़े बनाए जाते हैं। साड़ी। अच्छा, आपका क्या नाम बाबू? मेरा नाम है अख्तर रज़ा। अख्तर रज़ा। अख्तर रज़ा, क्या करना है बड़ा होके? बड़ा होके डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बन के फिर क्या करो ये बताओ? हाँ? क्योंकि डॉक्टर बन के एक पूरे देश को के लिए काम करना है, या फिर खुद सुई ले लो और खुद दूसरे को दे दो? क्या करना है? वो देश का काम करना है। देश का काम करना। देखिए ये नन्हा मुन्ना बच्चा, इसको भी समझ में आ रहा है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो अपने देश के लिए काम करेंगे, अब उन लोगों के लिए काम करेंगे जिन तक कि वास्तविक में वो हक नहीं पहुंच पाता है, उनको उनका हक दिलाने का बात करेंगे। कहा जाता है कि यदि हमारे किसान, हमारे भारत के किसान हमारा पेट भरते हैं, तो हमारे ये बुनकर समाज, हमारे देश के ये बुनकर, हमारे बनारस के ये बुनकर हमारे तन को ढकने का काम करते हैं। ऐसे में यदि बुनकरों की ये स्थिति रही तो फिर कहाँ तक इन लोग संतुष्ट हो पाएंगे, और धीरे धीरे जो ये प्रचलन है हमारे बनारसी साड़ी की, वो विधा समाप्त होने की कगार पे आ जाएगी। देखिए हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, क्योंकि रोज़गार की बात करना, इनसे भी बात होनी चाहिए, इनका भी मत जानना चाहिए। जी बताइए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए, शर्माइए मत। मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जी, क्या करते हैं? बिनते हैं। मशीन चलाते हैं। अच्छा, एक दिन में, अच्छा एक साड़ी को तैयार करने में कितना समय लगता है मैक्सिमम और मिनिमम? 5 घंटे। 5 घंटे में एक साड़ी तैयार कर लेते हैं। और क्या उसका रेट होता है, मतलब मार्केट में यदि वो हम साड़ी बेचने के लिए जब जाता है तो उसका क्या मूल्य मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता, इतनी मेहनत के उससे कम मिलता है। कितना मिलता होगा? बस 100 रुपये मिलता है। 100 रुपये में एक साड़ी को बेच देते हैं मार्केट में? नहीं। अच्छा, मजदूरी की बात कर रहे हैं। मजदूरी की बात। सर ये बताइए कि जो बनारसी साड़ी है उसकी परंपरा कब से है यहाँ पे? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे लगभग हमारे पूरे देश में बनारसी साड़ी का जो प्रचलन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और लोग उसको पसंद करते हैं, महिलाएं हों या घर के लोग हों, बनारसी साड़ियों को पसंद करते हैं। तो ये कब से प्रचलन है यहाँ पे? प्रचलन तो जैसे काशी विश्वनाथ मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर का जब से प्रचलन है, शायद उससे भी आगे से ये बनारसी साड़ी का प्रचलन चल रहा है, या उसी के आसपास मतलब सेम चल रहा है। रह गया, समय के साथ बदलता गया सब कुछ, इसी तरह चल रहा है। जब से काशी विश्वनाथ की यहाँ पे उनको जाना जाता है, जब से, शायद उससे पहले भी बनारसी साड़ी का प्रचलन है। जी
बताइए सर कि जो साड़ियाँ हैं यहाँ की, बनारस की जो साड़ियाँ हैं, उनको तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स आते हैं हमारे यहाँ, वो कहाँ से आप लोग लाते हैं? माइक हम पकड़ेंगे सर, क्यों, केवल आप बताइए हमको। अब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं, और हमारे घर में 3 परिवार है, सिर्फ कार्ड हमारा है, 2 बच्चे हमारे लेबर का काम करते हैं और परेशान है, उनका कार्ड बन नहीं रहा है। सभासद बेचारा कोशिश करता है, यहाँ कुछ इधर करता है उधर करता है, लेकिन कार्ड आज तक बन न सका। आज 3 दफ़े लॉकडाउन लगा और परेशान हालत है, सब दौड़ते हैं, पतो दौड़ती है, लड़का दौड़ता है, कुछ नहीं। और मोदी जी ने जो 500 रुपया बंद किया था, आज हमारे ऊपर बकाया है। जब लेके गए तो कहा भाई 500 रुपया नहीं लेंगे, और उसके बाद डंडा पीटते हैं कि ताला चढ़ा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और हमारा कारोबार बंद है और आज तक परेशान हैं। बताइए हम बिजली की बिल कैसे देंगे, मकान का टैक्स कैसे देंगे, और पानी का टैक्स कैसे देंगे, और लोन का बकाया कैसे देंगे, ये हमारा समस्या है। आप लॉकडाउन करके ये करके वो करके कारोबार तो हमारा बंद हो गया। योगी बाबा तो बोलते हैं कि बिजली की भी स्थिति बढ़िया है, पानी भी बढ़िया दे रहे हैं, फिर क्या है? कुछ भी नहीं है, गचागच 5 मिनट में बिजली आती है जाती है। बेचारे कार्यकर्ता हमारे बच्चे ठोकर खाते हैं, काम नहीं मिलता। और ये बताइए कि बकाया हम कैसे देंगे? और 3 साल 2020 में हमने 5 लाख का लोन भरा, आज तक मंत्री जी ने कहा पास हो जाएगा। यूनियन बैंक, राजघाट, आज तक पास नहीं हुआ। कारोबार हम क्या करें, कैसे हम किसका बकाया दें, कैसे कारोबार करें? हमारा यही का नाम है कि जो वादा करो, अगर हो सके तो करो, न तो कह दो सफा कि हमरे काबू के बाहर बात है। खाली कहने का कुछ और कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। ये आपकी तो बहुत बड़ी मेहरबानी है, लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये गरीब की फरियाद है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत मगर परवाज़ नज़र रखती है। इस पर गौर कीजिए और हमदर्दी कीजिए गरीबों के साथ। पर्व नहीं ताकत रखती है। बाबा का जो आपने इनको सुना, इनकी वो बूढ़ी आँखें, बहुत समय इन्होंने देखा है, इन्होंने वो भी दौर देखा है जबकि गैस सिलेंडर और तमाम चीज़ों की कीमतें बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान समय में जो स्थिति है उसका इन्होंने एक दर्द हमारे कैमरे पे, हमारे माइक के सामने इन्होंने रखा है। आइए हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों से जानना और उनका मत जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर, हम आपसे विधानसभा के बारे में बात करेंगे कि एक तरफ हमारे योगी बाबा जो कि बात करते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, दूसरी तरफ सपा हो या कांग्रेस हो, वो दोनों बात करती है कि 5 सालों में आपने कुछ नहीं किया। और एक तरफ हमारी ये आम जनता, हमारे संविधान ने ये हक दिया है कि हमारा एक हक होता है, हमारा वो अधिकार होता है कि हम चाहेंगे तो वो होंगे, हम चाहेंगे तो वो बैठेंगे। ऐसे में आप बताइए कि सच्चाई क्या है? सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे मोहल्ले में आए और आ करके कम से कम हम लोगों की बात आप पहुंचाएंगे, चैनल तक लोग के बीच पहुंचेगी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद जहां सत्ता की आप बात कर रहे हैं, आप एक बार बता दीजिए कि कहीं भी आप देख लीजिए, महंगाई को लेकर के चलिए, आज प्याज का रेट देख लीजिए, आलू का रेट देख लीजिए, दाल का देख लीजिए, चावल का देख लीजिए, टमाटर का देख लीजिए, लेकिन मेरे खाने का जो सामान है सबसे पहले ने योगी जी उसको बंद कर दिया। जो हमारी मीट है, जो हमारे रोज़ का खाने का चीज़ है कि अगर हम पाव भर भी लाएंगे 1 किलो पानी डाल देंगे, पूरा परिवार खा लेगा। अगर आज हम 4 किलो निन्वा लेंगे तो मेरा परिवार नहीं खा पाएगा। सबसे पहले योगी जी इसको बंद कर दिए। जहां महंगाई की बात आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ बुनकर की वो गति बनी हुई है। आज बत्ती के लेकर की ये स्थिति है कि अगर आप काट लेके जा रहे जमा करने के लिए तो आपको किनारे चढ़ा दिया जा रहा है, आपके बिल नहीं जमा होगी। एक एक आदमी के मीटर पर कम से कम 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए की बिल है। अगर आज योगी जी केवल इतना कर दे कि नहीं हमको पूरा पैसा चाहिए, तो फिर खाली, यानी कि यहाँ का पूरा जितना है ना सब खाली, मकान दुकान बेच देंगे तब भी नहीं हो पाएगा। तो क्या मिजाज है इस बार क्या चाहती है जनता? जनता क्या चाहती है कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या हो, उत्तर प्रदेश पे राज कौन करे, उत्तर प्रदेश किसकी सत्ता हो? जनता तो यही चाहती कि पहले परिवर्तन हो,
और दूसरी चीज़ की अखिलेश जी एकदम जैसा आप आकर के विकास किए थे, जैसे हमारे अध्यक्ष मुलायम सिंह जी पहले थे, सुनिए मुलायम सिंह जो रहे तो सबसे पहले बत्ती माफ़ कराए, तो बत्ती जो माफ़ कराए, अगर आज बत्ती की भी माफ़ी हो जा रही है योगी जी के यहाँ से, तो भी हम लोग को बहुत राहत हो जाएगी। तो जब आप बात कर रहे हैं सर कि मुलायम सिंह ने काम किया, अखिलेश यादव ने काम किया और फिर भी आपको परिवर्तन चाहिए, तो फिर योगी जी कैसे आ गए आपके यूपी में, जबकि वो अच्छा काम कर रहे थे और योगी जी आने के बाद भी आप 5 साल संतुष्ट नहीं हैं और फिर आपको परिवर्तन चाहिए? नहीं, इसका कारण ये पड़ गया कि हम हैं 80%, आप हैं 100%। हमने 80 पर 80 वोट दे करके हार गए, आपने 100 पर 100 दे करके जीत गए। तो इस बार 100 पे भारी होगा 80 या 80 पे भारी होगा 100? नहीं, आपकी तो 100 के पार जाएंगे हम। मतलब कहने का मतलब कि 100 को भी 80 में इंक्लूड करना है और दोनों एक साथ जाएंगे? जी हाँ, यही है। देखिए हमारे अखिलेश की सरकार आएगी। हमारे भारत की यही सुंदरता है और सर भी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने माइक इन्हीं को दिया था और एक बार फिर से इनका कुछ है। जी बताइए ना सर। देखिए, सत्ता परिवर्तन की बात आपने की, जैसे ये कहते हैं कि हमने 5 साल में, माननीय महाराज जी, योगी महाराज जी कहते हैं कि 5 साल में हमने बहुत ही विकास किया, तो मैं उन्हीं की बात करता हूँ। उन्होंने अभी जिसे कहा कि देश के 15 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त अनाज दे रहा हूँ, तो फिर गरीबी कहाँ ख़त्म हुई? आप खुद मान रहे हैं कि 15 करोड़ लोग, 26 करोड़ की आबादी, जिसमें 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, आप उनको फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो कहाँ से विकास की? विकास ही नहीं है। देखिए, सत्ता परिवर्तन होना है, सत्ता परिवर्तन होना है। अभी जिस तरह से आपने देखा होगा कि इनके मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा, जिस तरह से प्रियंका गांधी जी आई हैं एक आंधी की तरह, जिस तरह से कभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से कभी आई थी इंदिरा गांधी जी आई थी, तो लगा कि हाँ देश की जनता की आवाज़ बन के आई थी और उन्होंने देश को एक मुख्य धारा से जोड़ा, पूरी दुनिया में भारत को जोड़कर एक हरित क्रांति लाई, और वही काम आज गरीबों के यहाँ जाना। देखिए, दिल मोदी जी तो आज तक किसी को गले नहीं लगाया, राहुल जी को देख लीजिए, सब गले लगाए हैं। सारी पार्टी और भी पार्टी अपनी तरह से काम करें, लेकिन जो परिवर्तन होता है पार्टी करती है, और पार्टी जो है सब अपने अपने, तो हर पार्टी अपने अपने विकास की बात करती है, लेकिन जिस तरह से जो परिवर्तन, जो आंधी चली है प्रियंका गांधी जी की, और जनता ने एक मन भी बनाया है कि इस सरकार को, महाराज जी की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। और देश में जिसे देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाईचारा तो चला आ रहा था 70 साल से, ये कहते हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया, चाहे बिजली का जितने भी IIT हो, IIM हो, मेडिकल कॉलेज हो, रियन बांध हो, एयरपोर्ट हो, इंडियन रेलवे लाइन हो, सारे तो आप बेच रहे हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने कराया, तो सब तो आप बेच रहे हैं। अब तो जो 5 इतने साल में, 8 साल में अब तक मोदी जी बेच चुके हैं, 2 साल और रहेंगे, 2 साल में जो बचा है वो भी बेच देंगे। लेकिन परिवर्तन जब जनता देगी ना, करेगी ना, तब इनको बस उनको जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने। इनका कहना है कि परिवर्तन करेगी तो जनता को मोदी जी जवाब देंगे। आप देख रहे हैं कि इनकी क्या स्थिति है। ये हैं हमारे बनारस के बुनकर, हमारे बनारस के बुनकर समाज, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से इनको अलग अलग तरीक़ों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ये इस बार वर्तमान में जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारा न्यूज़ सुपर 7 टीम अलग अलग जगहों पे घूमती रहेगी, यूपी में अलग अलग मुद्दों पे बात करती रहेंगी। तब तक आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।